नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल द टॉप जीके में। दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार आज से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन के सीरीज को, जिसमें सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से एक एक करके पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। दोस्तों, यह बुक उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो 69वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2023 की तैयारी और बीपीएससी के द्वारा 7वें चरण के शिक्षक और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह बुक है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बुक में आप लोग देख सकते हैं 1992 से 2022 तक के बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सभी विषय के प्रश्नों को कवर किया गया है। इसमें 67वीं बीपीएससी पीटी के री एग्ज़ाम यहाँ देख सकते हैं आप। 67वीं बीपीएससी का पहला जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया था क्वेश्चन आउट होने के कारण। तो आयोग ने फिर से उस री एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था। उस प्रश्न को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बीपीएससी बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्वावलोकन हल प्रश्न पत्र है समान अध्ययन के। इसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि घटना चक्र का बुक कितना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप देख लीजिए, ये भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। उसी प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था, और सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। उसके बाद जो गणित के 10 प्रश्न और रीजनिंग और गणित के मिलाकर 10 प्रश्न रहते हैं, उस प्रश्नों को भी इसमें समायोजित किया गया है। उसके बाद समसामयिकी दिया गया है। समसामयिकी तो उतना इम्पोर्टेंट इसका नहीं है, दूसरे बुक से आप लोग कवर कर लीजिएगा। बिहार राज्य से संबंधित, जो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल, कृषि, उद्योग, विविध इतिहास, जनसंख्या, नगरीकरण और विविध प्रश्नों को भी, यानी इस बुक को पढ़ने के बाद आप लोग को सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। आप लोग को अलग से सिर्फ करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को अभ्यास करना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास को, जो पेज 3 से लेकर 87 के बीच में दिया गया है, प्राचीन भारत के इतिहास को, इस प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के सारे प्रश्नों को एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पर दिया गया है, पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, देखेंगे। इसीलिए तो यह बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो प्रश्न दिया गया है उसके डिटेल में भी बताया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा है, जो प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता है। फिर आगे देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथ युग भी कहा जाता है?
ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथ युग कहा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथ युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणी संस्कृति कहा जाता है। अगला देखेंगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भानों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भानों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में से किस युग में पड़ता था? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? आदि ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता का आधार माना जाता है, यानी काल माना जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है। देखिए, 2500 BC से 600 BC का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का ही सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी, 5 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंटों से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पकी हुई ईंट के से इमारत का निर्माण करते थे। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह नागपट्टनम था। नागपट्टनम हड़प्पा का बंदरगाह था। और सिकदरिया, महास्थानगढ़, लोथल, ये सब है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। और नागपट्टनम हड़प्पा के बंदरगाह था। हड़प्पा नगरी लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। हरियाणा का फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से टेराकोटा हल प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? किस हड़प्पन नगर में खेत जो जुताई किए हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घंगर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स और बी.एस. स्मिथ। इसमें से बी.एस. स्मिथ संबंधित नहीं थे। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 से तथा वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रसाल दास बनर्जी ने की तथा उसने पुरातत्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. एस्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि वे भारतविद एवं कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध थे। बोगजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी, वर्तमान में रावी नदी को परुशनी नदी प्राचीन में कहा जाता था, कि तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनुदुह, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। आगे देखेंगे, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी हम लोग देख रहे हैं सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को, यानी सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। आगे देखेंगे, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, गायत्री मंत्र। आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार
कौन है? विश्वामित्र। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कौन किया था? वैशेषिक ने। वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया गया है, पूरा साफ साफ बता दिया गया। यही खासियत है घटनाचक्र पूर्वावलोकन की, क्योंकि यह एनसीईआरटी सारे प्रकाशन के बुक से निचोड़ और कुछ महान विद्वानों के मत लेकर एक सही सुस्पष्ट उत्तर की व्याख्या करता है। इसीलिए इस बुक को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, क्योंकि महावीर स्वामी, देखिए यहाँ पर इसका बता भी दिया गया है कारण, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं महावीर स्वामी। अब महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है और एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। यानी एनसीईआरटी भी इस तिथि को मान गया है सही। आगे देखेंगे, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किन नगर में हुई है? महावीर स्वामी का जन्म पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ जागृत क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे, और 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर का त्याग किया था। कहाँ शरीर का त्याग किया था? पावापुरी में। और देखिए यहाँ पर किस नगर में हुआ था मृत्यु, यानी शरीर का त्याग वही पावापुरी में उनका हुआ था। कब हुआ था? 72 वर्ष की आयु में, 527 ईसा पूर्व। ये सब देखिए पीटी के एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट ये सब आप लोग देखते जाइएगा। महावीर स्वामी, आगे देखते हैं, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जामिल था, यानी उसका दामाद था जामिल, जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। देखे हैं, महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शनी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जामिल नाम के क्षत्रिय से हुआ था, तो इसलिए वो दामाद हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, यानी मानने वाला, यानी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जामिल के ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुर्तवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। देखिए बहुर्तवाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत कौन की? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी यानी उसका दामाद जामिल ने। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधार कहा जाता है निम्न प्रकार थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्वन, मंडिक,
पुत्र मौर्य पुत्र, अस्मित पुत्र और अंचल, मैत्रेय तथा प्रभास। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था। 14 पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा वे ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में से जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। महावीर बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिए थे। इसका डिटेल देखेंगे। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपट्टनम, जो वर्तमान में सारनाथ कहा जाता है, आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत और उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यानी मृत्यु उनका कुशीनगर में हुआ था। इसका डिटेल देखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदद खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे देखेंगे त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्धों की एक धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। वे है पहला विनय पिटक, संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं दी गई है विनय पिटक में। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन को संकलित किया गया है तथा तीसरा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सच्ची क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कैसे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित। देखिए जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक चतुर्त्रयम, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, माने समानता नहीं है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आत्मदमन की बात
नहीं कही गई है, इसीलिए इसमें समानता नहीं है। देखिए इसका मेन मुख्य देखते हैं, टॉपिक देखते हैं। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष किस वंश की पीढ़ी के किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का। बोधि वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है बोधि वृक्ष। महाबोधि मंदिर, देखिए महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान में बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। कौन नष्ट कर दिया था? बोधि वृक्ष को शशांक ने। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिन्हें हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कंदीधम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कंदीधम द्वारा लगाया गया था। अंततः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटक विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। यानी इस प्रश्न को बीपीएससी ने निरस्त कर दिया है, यानी प्रश्नों को ही निरस्त कर दिया है। इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछेगा बीपीएससी। आगे देखेंगे, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीविकों ने। आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने बराबर की गुफाओं का निर्माण किए थे। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपट नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। किसने कहा था? मखली गोसाल ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी यानी उसका बेटा उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर, देखिए पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर है? गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के रूप में। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना पाटलिग्राम के नाम से की थी और अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र लेके आया था। पहले राजगृह राजधानी था अजात शत्रु के समय में, और उन्होंने उत्तराधिकारी बनते बनते पाटलिग्राम के नाम से पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र लेके आया। हर एक वंशीय शासक उदयन और उदयभद्र के शासन काल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से यही नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी।
निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदयन ने। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की प्रमुख सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना। उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। विश्व के प्रथम गणतंत्र वैशाली को स्थापित किसने किया था? लिच्छवियों ने। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्थ वंश का था। इस वंश के पहले राजा बृहदर्थ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह यानी गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु, जिसका कार्यकाल था यानी शासन था 492 से 460 ईसा पूर्व था, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वध से राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंड्रोकोटस किसने की थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्ट ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान का भेंट का भी उल्लेख किया गया था। आगे देखेंगे, ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप में ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेख यानी ब्राह्मी लिपि में थे का उच्चवाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम्पीय की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की है। अंततः वह 1915 में मास्की, जो कर्नाटक में पड़ता है, से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया था। आगे देखेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक के नाम है इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनेसिक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते थे। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इंडिका में क्या है? इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा। इसमें किस बात का वर्णन है? मौर्य इतिहास का वर्णन है। आगे देखेंगे, इंडिका का लेखक कौन है? अभी हम लोग देखे हैं मेगास्थनीज है इंडिका का लेखक। मेगास्थनीज दूत किसका था? सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था या दूत था।
यहाँ देखेंगे इसका डिटेल। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसके इंडिका नामक ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने द्वारा कर दी गई थी और शुंग वंश की स्थापना की गई थी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 130 से 150 ईसा पूर्व के बीच में रुद्रदामन से प्राप्त हुआ था। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14वें ज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। रुद्रदामन का अभिलेख जो जूनागढ़ से प्राप्त हुआ था। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। आगे देखेंगे 42 नंबर। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल। खारवेल शासक का भारी झुकाव था जैन धर्म के प्रति। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यानी तिथि रहित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? हाथी गुफा से। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? खारवेल का संबंध किससे था? खारवेल का संबंध किससे था बता सकते हैं? कलिंग के राजा से। खारवेल का संबंध किस? कलिंग राजा खारवेल का संबंध किससे था? देखिए यहाँ पर दिया है, व्यक्ति जो अंत में महामेधवाहन वंश की भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख से है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था। चेदी राजवंश का, तो देखिए इसमें चेदी राजवंश दिया गया है, तो ये नहीं दिया गया, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये कब पूछा गया है? 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में। आगे देखेंगे प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन हैं। गुप्त सम्राट जिनसे हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने गुप्त सम्राट जो स्कंदगुप्त थे हुनों को पराजित किए थे। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 555 ईसा पूर्व में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता सुखनेवाज था।
यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा। देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? अप्रहत सिंचित घनों जंगल वाली जोती हुई भूमि, बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता था। देखेंगे, बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अप्रहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद टर्म था। चीनी यात्री संयुंग ने भारत की यात्रा कब की थी? 515 से 500 ईसा पूर्व बीच में चीनी यात्री संयुंग ने भारत की यात्रा की थी। इसका रियल तिथि क्या है? चीनी यात्री संयुंग 518 ईसा पूर्व में भारत की यात्रा की थी। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हमारे बौद्ध धर्म से जो मिले साक्ष्य उसको एकत्रित किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। यहाँ देखते हैं हर्षवर्धन के समय की स्वर प्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी पूर्व में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगी। राजतरंगी कलहन के पुस्तक का नाम है। कलहन ने राजतरंगी में कश्मीर के इतिहास लिखा। राजतरंगी में किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का। किसके द्वारा लिखा गया था? कलहन के द्वारा। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी रचना की थी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा का केंद्र था जो बिहार में था, बिहार शरीफ में। बिहार के बिहार शरीफ में उदंतपुर एक महान शिक्षा का केंद्र उस समय था। देखते हैं, उदंतपुर यानी उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा के केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक मान्यदेव था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव जो 1097 से 98 ईसा पूर्व में उसका कार्यकाल माना जाता है। वह एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी पूर्व में मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता था। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। हरि सिंह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में अछूत अवधारणा को स्पष्ट किया गया था। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां जैसे अम्बष्टक, उग्र, निषाद, मागर, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वर्षित
एवं अनिवर्षित। इनमें पहले प्रकार के क्षुद्र ही अस्पृष्ट माने जाते थे। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्ठ के शासनकाल में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। आगे पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्ठ के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवल में हुई थी। इनकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर शिष्य भाष्य लिखे गए। कनिष्ठ ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाषाओं को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तवर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष आचार्य सावकामी सर्वकामनी थे, जिसे सावक मीर भी कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, महाकश्यप थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों A और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। इसमें से आपको बताना है। देखिए जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में हुई थी। और प्रथम प्रवचन ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, प्रथम प्रवचन बुद्ध ने सारनाथ में दिए थे और निधन कुशीनगर में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आगे देखेंगे बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोधगया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। जहाँ क्यों बनवाया गया था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बनवाया गया था। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में प्रारंभ किया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा से प्राप्त हुआ, यानी किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्ठ के। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्ठ के शासन काल में गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। कनिष्ठ के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में गौतम बुद्ध हीनयान तथा महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ उनके बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई थी। उसी समय से गौतम बुद्ध की पूजा प्रारंभ हुई थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? आप लोग तो अभी देख रहे हैं वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं बज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कहाँ मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में मिलती है। गौतम बुद्ध बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपदों यानी 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। वे है अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, वत्स्य, शूरसेन, अस्तक, अवंती, गंधार, कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एक महाजनपद अस्मत दक्षिण भारत में स्थित है। जनवसभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? गुप्त काल। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसका डिटेल देखेंगे। नालंदा एक विश्व विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वजांत शेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम में नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मध्यकाल में मनसबदारी व्यवस्था को लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला पदाधिकारी का प्रतियाता क्रम, दूसरा वेतनमान तथा तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। आगे देखेंगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनके कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन में दिया है ए में 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय का पतन मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण हुआ था और बंगाल के पाल वंश के शासक के द्वारा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण प्राप्त होने के उपरांत ही नालंदा विश्वविद्यालय का महत्ता कम होने लगी थी। लेकिन इसका कारण आर में दिया है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। कारण इसका ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है नालंदा में एक विश्वविद्यालय पीठ है। विश्वविद्यालय यह दक्षिण बिहार में राजगीर वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी का अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्ता घटने लगी थी। आगे देखेंगे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में माना जाता है। देखिए प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का अस्तित्व संस्थापक राजा बिंबिसार था। जो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और मगध साम्राज्य की स्थापना की थी।
मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी देखिए दोस्तों पाटलिपुत्र भी थी और गिरिब्रज यानी राजगृह भी थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयदिन ने करके पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाया था मगध का, और गिरिब्रज भी अजातशत्रु के समय में राजधानी थी। तो इसीलिए विकल्प ए और सी दोनों होगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। इनमें से कोई नहीं दिया है ऑप्शन के अनुसार। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? मौर्य वंश ने। नंद वंश के शासक के बाद मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध पर। देखिए इसका देखिए, नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के अंत करके की गई थी। नंद वंश के कुल 9 राजा हुए थे। अग्रसेन जिसे पुराणों में महापद्रम कहा गया, दूसरा पंडुगति तीसरा, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोविंद पाशक, सातवां दस सिद्धक, आठवां कैवर्त तथा 9वां धनानंद। नंद वंश के जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरोध हो गई। चारों ओर घृणा और सत्नदोष का वातावरण व्यापक हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त के रचित वर्णन में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया। देखिए विशाख दत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में ही धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम तथा दूसरा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक अप्राय। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद सिकंदर के समकालीन था। महापद्मनन के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धननंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उन्हें यूनानी लेखकों ने अग्रमिज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। किसका? धननंद का सेनापति भद्रसाल था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना है लकड़ी का। बिहार के पटना के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्हरार में की गई खुदाई में मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त पाए गए। उन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्फुरन महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव या न्यायाधीश शामिल थे। वे शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की ही थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार का विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उन्हें एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। वह अभिलेख कौन सा अभिलेख है?
वो अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होगा है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकतर चोल, पांडे, संतिपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? यह 67वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है, प्रश्न है। खरोष्टी लिपि में जो लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है उस लिपि को क्या बोलते हैं? खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन, कंदिधम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? इसमें देखिए, अशोक धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें उल्लेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासीनवे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचे मादेने साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेशों में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही विकल्प ई होगा। इसके अनुसार विकल्प में कोई नहीं है। राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सभी होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। आगे देखेंगे, केवल वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाबरू अभिलेख। भाबरू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे अशोक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? राजनीतिक शास्त्र पर। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें कोई नहीं है। आर्थिक संबंध है, शासन काल के सिद्धांत है, विदेशी नीति है, धन संचय है, इसमें सभी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंदिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। वह श्रेणी कौन सा है? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य समाज के 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज को, चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य समाज का 7 वर्णों में विभाजन विशेष रूप से किया गया है मेगास्थनीज के पुस्तक इंदिका में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियम सी किसने लिखी है? ये पुस्तक का नाम है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रीको रोमन पैथिलस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनजान नाविक ने लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज के इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। इसकी स्थापना कौन की थी? पाटलिपुत्र की उदयन ने की थी। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं आया तो चंद्रगुप्त मौर्य सही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बीमा कद डिफेंस ने किया था। कुषाण वंश के संस्थापक बीमा कद फीसेस कुषाण वंश के संस्थापक था, जिसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कद डिफेंस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त होता है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। किसके शासनकाल में? कुषाणों के समय में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति में कश्मीर में आयोजित की थी? किस शासक ने की थी? कनिष्ठ ने, कुषाण वंश के साथ। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद। देखिए, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिन नवीन राजवंशों की नींव डाली वह कण्व या कन्यान नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश भी थी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुफा लेख के साथ। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इनमें से खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी? गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया था या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर हेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हार, सोनपुर, सौगौर और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, यानी विघटन का। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन सा बंदरगाह उपयोग किया जाता था? भरौच जो था, क्या बोलते हैं, भरौच किया जाता था, ताम्रलिपि किया जाता था, कैम्बो किया जाता था, कल्याण किया जाता था। तो इस उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किसने दिया था? किसने दिया था? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग, यानी 1/6 भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? 1/6 भाग थी। ऑप्शन नंबर बी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त वंश की।
भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राज्य धर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता था? यह किसने व्याख्या की थी प्रथम बार? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? किसने जाने जाते थे? सुश्रुत को जाना जाता था। सुश्रुत थे और एक और कौन थे गुप्तकालीन नाटक? शौनक, ऋग्वेद, ऋषि थे। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सुश्रुत जो थे शल्य क्रिया के जनक माने जाने थे। शूद्रक जो थे वो नाटककार थे। तो इसलिए ये उपयुक्त जो है बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार कोई भी आंसर इसमें नहीं है। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। हेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा था। चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। हेन सांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की थी। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजा कर रखी जाती थी। कवि बाण निवासी था। कवि जो बाण था निवासी कहाँ का था? पाटलिपुत्र का था। बाण भट्ट यानी बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वे पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडशतक इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। चीनी यात्री इनसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब किया था? इन्होंने 671 से 672 ईसा का पूर्व में। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें कोई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका होगा सही आंसर। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच शासन काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? किसने था? बालपुत्र देव था। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? विनाश के कारण क्या थे? मुस्लिम आक्रमणकारी। मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? उसके द्वारा किया गया था। मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिजली था। खजुराहो मंदिर स्थापित के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल थे। खजुराहो मंदिर के निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल वंश के शासक थे। खजुराहो के चंदेल मंदिर राजाओं के समय
चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 के बीच बनवाए गए थे। यहाँ के मंदिरों के कंदरिया महादेव का मंदिर सरयोत्तम है, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? धर्मपाल था। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अति इसके नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। वे तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कंदम वंश का चर्चा संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यहाँ कारी वारानम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? विशाख दत्त था। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाख दत्त के द्वारा की गई। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। स्वप्नवासनादता के लेखक कौन है? स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? भास है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा यौन धन नारायण, दूसरा है स्वप्नवासदत्ता, तीसरा है उरुभंगा, चौथा है दूतवाक, पांचवा है पंचरात्र, छठा है बालचरित और सातवां है दूत घटोचक और आठवां है कर्णभार, नौवां है मध्यवयायोग और 10वां है प्रतिमा नाटक, 11वां अभिषेक नाटक, 12वां है अभिमारक एवं 13वां है चारुदत्त। याद रखिएगा ये सब। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास के द्वारा लिखा गया था कुमार संभव। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 स्वर्ग है, जिसके प्रतीक चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म का कथा वर्णित है। किरातुजूर्णीय पुस्तक किसने लिखा है? किरातुजूर्णीय पुस्तक भारवी ने लिखा है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन काल के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। व्यापारिक मार्गों पर मौन था। मिलिंदपंदो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंदपंदो में नागसेन और हिंदी यवन शासक मेनांदर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हरचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट के द्वारा हरचरित्र नामक पुस्तक लिखी गई है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय था चोल वंश के संस्थापक। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऊपर अभी देखे हैं चोल। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम कहलाते थे। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्य चोलों के राज्य काल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषताएं मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। अब दोस्तों मैं कल से मध्यकालीन भारत के इतिहास का रिवीजन कराऊंगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के मदद से ही मुझे कुछ इस पर काम करने का यूट्यूब पर थोड़ा मेरे को साहस मिला।